केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को और 6 महीने के लिए दी मंजूरी। 80 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने अनुभव और विचार किए साझा। कई पहलुओं पर की चर्चा। राज्यपाल रमेश बैस 2 दिनों के नेतरहाट दौरे पर प्राकृतिक सौंदर्य का उठा रहे हैं लुत्फ। और हाई लेवल कमेटी ने साहिबगंज मनिहारी एलसीटी चित्रगंधा हादसे की जांच शुरू की। गंगा से निकाले गए 2 शव। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को और 6 महीने के लिए मंजूरी दे दी है। और कमजोरों को फायदा होगा। इसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज निःशुल्क प्राप्त होता रहेगा। PMJKAY के तहत लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय और 1000 मीट्रिक टन से अधिक मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया गया है। PMJKAY का चरण 5वां चरण मार्च में समाप्त हो रहा था। दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अप्रैल 2020 से चलाया जा रहा है। पूरी तरह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना के तहत पूरे देश में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 सितंबर तक बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले का रांचीवासियों ने स्वागत किया है। जरूरतमंद तबके के लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार ने जरूरतमंद लोगों को ध्यान में रखकर इस योजना को अवधि विस्तार दिया है। प्रधानमंत्री जी घोषणा किए हैं कि जो राशन वितरण करना है वो आपका ये सितंबर तक बढ़ा दी गई है जो डेट है। और हम लोग को कोरोना के समय राशन में गेहूं, चावल ये सब भी वितरण किए थे। उससे हम लोग को कोरोना के काल में बहुत ही मदद मिली हम लोग को। सरकार 30 सितंबर तक राशन देगा बोल रहा है, इसके लिए तो हम लोग बहुत खुश हैं। सरकार की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमारे प्रधानमंत्री जी सितंबर तक या नवंबर तक का घोषणा किए हैं राशन वितरण का। बताइए। हाँ मोदी जी हम लोग गरीब आदमी को बहुत मदद किए। कोरोना में हम लोग को बहुत मदद की है सरकार और अभी भी 6 महीना देने वाले हैं। हम लोग को सहायता कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा आदमी है। 6 महीना दिन और देवो राशन खाए ले, आगे कोरोना में दे है खाए ले, देवो बढ़िया से कोरोना में दे है। गिरिडीह जिले के लाभुकों ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर तक विस्तार दिए जाने पर खुशी जाहिर की है। ये 2022 सितंबर तक लागू किया। मैं सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोविड काल से जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन मुफ्त में मिलता था, उसी योजना को बढ़ाकर सितंबर 2022 तक कर दिया गया है।
जिससे हम सभी को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। केंद्र सरकार द्वारा जो राशन की योजना चलाई गई थी उस समय आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, जिसके कारण अनाज मिलने के बाद अभी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। कि कोरोना के चक्कर में मोदी सरकार हमको फ्री में चावल जो हमको दिया तो बहुत हमको खाने पीने में बहुत मदद हुआ, और सितंबर तक हमको फ्री मिल रहा है, तो वो घर में खाने पीने के लिए हमको बहुत सुविधा मिलेगा और हमको किसी तरह से मेंटेनेंस हो जाएगा। इसी की वजह से हम बहुत धन्यवाद देते हैं मोदी सरकार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने अनुभव और विचार साझा किए। ये इस मासिक कार्यक्रम की 87वीं कड़ी थी। प्रधानमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति, योग, आयुर्वेद, स्टार्टअप, स्वच्छता, भाषा और संस्कृति जैसे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने देशवासियों को नवरात्र और रमजान की शुभकामनाएं भी दी। जितनी लंबी ये लिस्ट है उतनी ही बड़ी मेक इन इंडिया की ताकत है, उतना ही विराट भारत का सामर्थ्य है। और सामर्थ्य का आधार है हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे बुनकर, हमारे इंजीनियर, हमारे लघु उद्यमी, हमारा एमएसएमई सेक्टर, ढेर सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग, ये सब इसकी सच्ची ताकत है। इनकी मेहनत से ही $400 बिलियन के एक्सपोर्ट का लक्ष्य प्राप्त हो सका है। और मुझे खुशी है कि भारत के लोगों का इस सामर्थ्य अब दुनिया के कोने कोने में नए बाजारों में पहुंच रहा है। जब एक एक भारतवासी लोकल के लिए वोकल होता है, तब लोकल को ग्लोबल होते देर नहीं लगती है। आइए लोकल को ग्लोबल बनाएं और हमारे उत्पादों की प्रतिष्ठा को और बढ़ाएं। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि घरेलू स्तर पर भी हमारे लघु उद्यमियों की सफलता हमें गर्व से भरने वाली है। आज हमारे लघु उद्यमी सरकारी खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। मैं मन की बात के श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि वे महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़ी जगहों के दर्शन करने जरूर जाएं। आपको वहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में इस बार भी हमने अनेक विषयों पर बात की। अगले महीने बहुत से पर्व त्योहार आ रहे हैं। कुछ ही दिन बाद ही नवरात्र है। नवरात्र में हम व्रत, उपवास, शक्ति की साधना करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। यानी हमारी परंपराएं हमें उल्लास भी सिखाती हैं और संयम भी। संयम और तप भी हमारे लिए पर्व ही है। इसलिए नवरात्र हमेशा से हम सभी के लिए बहुत विशेष रही है। नवरात्र के पहले ही दिन गुड़ी पड़वा का पर्व भी है। अप्रैल में ही ईस्टर भी आता है और रमजान के पवित्र दिन भी शुरू हो रहे हैं। हम सबको साथ लेकर अपने पर्व मनाएं, भारत की विविधता को सशक्त करें, सबकी यही कामना है। इस बार मन की बात में इतना ही। अगले महीने आपसे नए विषयों के साथ फिर मुलाकात होगी। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1421 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 1826 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 16,187 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना का प्रभाव लगातार घटता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 15,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई, जिनमें महज 10 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान राज्य भर में 8 कोविड संक्रमित ठीक भी हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब 78 रह गई है।
देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1 अरब 83 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके की खुराक दी जा चुकी है। वर्ग के बच्चों को 1 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों जैसे लाभार्थियों को अब तक 2 करोड़ 25 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को अभी तक 5 करोड़ 68 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में, जबकि 3 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं। भले ही पूरे देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है, लेकिन गिरिडीह जिले में टीकाकरण की प्रगति संतोषजनक नहीं है। 12 से 14 आयु वर्ग के 1,18,000 से ज्यादा किशोरों और किशोरियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक केवल 2,500 टीके ही लगाए जा सके हैं। गिरिडीह जिले में राष्ट्रीय कोरोना रोधी टीकाकरण की प्रगति संतोषजनक नहीं है। नीति आयोग से लेकर दिशा की बैठक में भी इस पर चिंता जाहिर की गई। हालांकि जिले के उपायुक्त नमन प्रियस लखड़ा व्यक्तिगत रुचि लेकर टीकाकरण की गति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार कर सके और इसको और अभी आप लोगों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग इसका प्रचार प्रसार और भी ज़्यादा करेंगे, ताकि आम जनता को ये पता चले कि किस स्थल पर आज किस आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का प्रोविजन कराया जा रहा है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा कहते हैं कि पर्व त्योहारों के कारण स्कूलों में छुट्टी और परीक्षा के कारण वैक्सीनेशन पर असर पड़ा है। उन्हें उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग जल्द ही लक्ष्य को हासिल कर लेगा। 14 वर्ष का वैक्सीनेशन जब से 16 तारीख से जब से लॉन्च हुआ, तो उसके बाद होली की छुट्टी आ गई, स्कूल बंद हो गए। लगभग अभी 2500 बच्चे का वैक्सीनेशन हो चुका है और हमारा 1,18,000 का टारगेट है। अब जब स्कूल खुल रहा है तो अब फिर हम लोग स्कूल के वक्त में प्रोग्राम करके और इस लक्ष्य को जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। कोविड रोधी टीकाकरण को लेकर जिले में लोगों को प्रेरित और जागरूक करने की मुहिम भी चलाई जा रही है। टीका लगवाने के बाद किशोर किशोरियां भी सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील करते नजर आ रहे हैं। टीकाकरण मैंने कोविड-19 का लिया है और ये बिल्कुल सुरक्षित है और ये सभी को लेना चाहिए। ये कोरोना का एकमात्र साधन है जिससे हम हरा सकते हैं कोरोना को। मैंने आज वैक्सीन की पहली डोज ली है तो लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। ये फर्स्ट डोज लिए हैं। वैक्सीन लेना सब कुछ ज़रूरी है। वैक्सीन से कोई डरे ना, इसे लेने से कुछ हानि नहीं होता है। आज मैंने कोवैक्सीन की पहली डोज ली है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। मैंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली है। सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य शिव कुमार चौधरी ने भी छात्र छात्राओं से राष्ट्रहित में टीकाकरण करवाने की अपील की है। भारत सरकार द्वारा घोषित कोरोना वैक्सीन के तहत उम्र 12 साल से ऊपर के बच्चों को इंजेक्शन लेना अनिवार्य है। इसके तहत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह ने आगे आकर अपने उस उम्र के बच्चों को आह्वान किया कि गिरिडीह चिकित्सालय द्वारा प्रदत्त वैक्सीन को भैया बहनों को दिया जाए और उसके लिए कैंप का आयोजन किया गया परिसर में। अगर राज्य भर में टीकाकरण की बात की जाए तो अब तक यहां 3 करोड़ 76 लाख से ज्यादा कोरोना रोधी टीके की डोज लगाई जा चुकी है। हालांकि कुछ जिलों में टीकाकरण की धीमी रफ्तार बेहद चिंताजनक है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही एक बार फिर शुरू हो गई है। लगभग 2 वर्ष के अंतराल के बाद नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन शुरू किया गया है। उड़ानों की आवाजाही आज रात 12 बजे से फिर शुरू हो गई है। लगभग 2 वर्ष के अंतराल के बाद नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन शुरू हो रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड महामारी के कारण मार्च 2020 में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक दी थी। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। वहीं भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से संबंधित मौजूदा कोविड दिशा निर्देश संशोधित किए गए हैं। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार उड़ानों में 3 सीट खाली रखने की पाबंदी हटा दी गई है। चालक दल के सदस्यों के लिए पीपीई किट की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा निर्धारित पैन डाउन जांच फिर शुरू की गई है। हवाई अड्डे या विमान में मास्क लगाने की अनिवार्यता जारी रहेगी।
इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा था कि पूरे विश्व में व्यापक टीकाकरण और विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद सरकार ने वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर दुबई की यात्रा पर हैं। केंद्रीय मंत्री आज दुबई फिल्म और टेलीविजन आयोग तथा दुबई विकास प्राधिकरण के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य जमाल अलसरी से मुलाकात करेंगे। शाम को इंटरनेशनल पेविलियन का दौरा करेंगे। इसके साथ ही दुबई में स्किल इंडिया इंटरनेशनल का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले कल केंद्रीय मंत्री ने इंडिया पेविलियन का दौरा किया और पेविलियन में मौजूद भारतीयों से मुलाकात की। राज्यपाल रमेश बैस नेतरहाट की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस यात्रा में उनकी पत्नी और राज्य की प्रथम महिला रामबाई बैस भी साथ हैं। आज सवेरे उन्होंने नेतरहाट में सूर्योदय का खूबसूरत नजारा देखा। इससे पहले कल शाम में उन्होंने मंगोलिया पॉइंट से सूर्यास्त का दृश्य भी देखा था। कल नेतरहाट पहुंचने पर पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी, पुलिस उप महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा सहित अन्य वरीय अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को फरवरी 2020 में शुरू किया गया था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दिसंबर 2024 तक देश के सभी गांव खुद को ODF प्लस घोषित कर सकें। मिशन के तहत आज देश के 50,000 गांवों में ODF प्लस का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। ये सफलता है स्वच्छ भारत ग्रामीण की, ये सफलता है ODF प्लस की। फरवरी 2020 को शुरू हुआ ODF प्लस अभियान एक नई इबारत लिख रहा है। 50,000 गाँव ने ODF प्लस का लक्ष्य हासिल कर लिया है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है 13,960 ODF प्लस गाँव के साथ तेलंगाना सबसे ऊपर है। 11,477 गाँव ODF प्लस के साथ तमिलनाडु, 3,849 गाँव के साथ मध्य प्रदेश, 2,951 गाँव के साथ ओडिशा, 2,605 गाँव के साथ उत्तर प्रदेश, 2,603 गाँव के साथ उत्तराखंड, 2,573 गाँव के साथ हिमाचल प्रदेश, 2,021 गांव के साथ कर्नाटक और 1,936 गांव के साथ छत्तीसगढ़ शामिल हैं। ODF प्लस बनने की दिशा में मिशन में कई घटक हैं। गोवर्धन योजना, ग्रे वाटर प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और मल कीचड़ प्रबंधन सहित बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन। ODF प्लस गांव को उनकी प्रगति के हिसाब से 3 श्रेणियों में एस्पायरिंग, राइजिंग और मॉडल में बांटा गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तकरीबन 22,000 ग्राम पंचायतों के 1 करोड़ लोगों ने विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों में भाग लिया। 76,000 से अधिक ग्राम पंचायतों ने एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया। बहुत खुशी है कि हमारे राज्यों ने बहुत मेहनत करी है। 50,000 गांव ऑलरेडी ODF प्लस हो गए हैं और ODF प्लस का मतलब कि वहाँ पे जो खुला में शौच का था वो बंद है और अभी भी बंद है। ज़रूरत मुताबिक अगर कोई नए परिवार आए हैं तो उनके लिए नए शौचालय भी बनवा दिए गए हैं और जैसे ज़रूरत हो वहाँ पे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का प्रबंध किया गया है। 15वें वित्त आयोग के जरिए 13,000 करोड़ रुपए स्वच्छता और 13,000 करोड़ रुपए जल संबंधी कामों के लिए दिए गए हैं। वहीं यूनिसेफ की माने तो भारत ODF प्लस के जरिए दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक का काम कर रहा है। India is a driver. India is setting the example on the importance of sanitation and importantly not just with words, political leadership, capacity to innovate, investment budget, and also looking at things holistically. ODF प्लस की सफलता के लिए तकनीक से हाथ मिलाया जा रहा है। नई तकनीक विकसित की जा रही है। नई दिल्ली में हुई कार्यशाला में भी ODF प्लस की कामयाबी में राज्यों के अलग अलग अनुभवों को जानने और समझने का प्रयास हुआ, जिसमें देश और विदेश के विशेषज्ञों ने मंथन किया।
साहिबगंज से मनिहारी के बीच मालवाहक जहाज के गंगा में दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच शुरू हो गई है। इस बीच कल गंगा से 2 शव बरामद किए गए। गौरतलब है कि 25 मार्च को मनिहारी के पास गंगा में जहाज डगमगाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 6 ट्रक भी गंगा में डूब गए थे। मामले की जांच के लिए प्रभारी अपर समाहर्ता प्रभात कुमार बर्दियार की अगुवाई में जांच टीम ने कल जहाज का मुआयना किया और कई बिंदुओं पर जानकारी ली। खूंटी जिले में पुलिस ने अफीम की खेती करने वाले 5 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 10 लाख रुपए मूल्य की अफीम और 2,42,000 से ज्यादा नकद भी बरामद किए गए हैं। डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि इस काले कारोबार में संलिप्त तस्करों की भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। खूंटी जिला में अभी जैसा आप लोग को भी जानकारी है कि अवैध अफीम के विरुद्ध छापामारी और बरामदगी हेतु निरंतर सीनियर अफसर लोग को भी और एसपी साहब को भी सूचना मिल रही है। इसके आलोक में छापामारी हम लोग नित्य प्रति कर रहे हैं। इसी आलोक में दिनांक 25 और 26 को ये गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम मुरू थाना क्षेत्र में और खूंटी थाना क्षेत्र में और मारागांधा थाना क्षेत्र में 3 थाना क्षेत्रों से अलग अलग मामलों में छापामारी कर लगभग 8 किलो 100 ग्राम अफीम की बरामदगी अवैध अफीम की बरामदगी हुई और इनके पास से लगभग 2,42,300 रुपए नकद के रूप में बरामदगी हुई। राज्य में 2 दिशाओं से आ रही हवाओं के कारण मौसम में फिर से बदलाव हुआ है। राजधानी रांची समेत राज्य के लगभग सभी इलाकों में एक बार फिर गर्मी सताने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। दिल्ली के महाराष्ट्र भवन में कल अपने कार्यकाल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूर्वी सिंहभूम के सांसद विद्युत वरण महतो को सांसद रत्न से सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर श्री महतो ने कहा कि ये गौरवपूर्ण सम्मान वे पूर्वी सिंहभूम की जनता को समर्पित करते हैं। राज्यपाल रमेश बैस और राज्य की प्रथम महिला रामबाई बैस ने कल शाम में नेतरहाट स्थित मंगोलिया पॉइंट से सूर्यास्त का दृश्य देखा। इससे पहले नेतरहाट पहुंचने पर वरीय अधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी सूचना अधिकार विभाग की एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन कांग्रेस भवन रांची में आयोजित किया गया। प्रदेश सूचना अधिकार विभाग के चेयरमैन तपेश्वर नाथ मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, संगठन प्रभारी रविंद्र सिंह समेत पार्टी के कई नेता शामिल हुए। पलामू जिले में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल मेदिनीनगर के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत जिले के चयनित 86 ग्रामों में नल से जल तथा ODF प्लस विषयों पर जन जागरूकता लाने के लिए जल रथ रवाना किया गया। जल रथ को कार्यपालक अभियंता आशुतोष कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पाकुड़ जिले के उपायुक्त ने कल जिला अनुकंपा समिति की बैठक की। बैठक में कुल 8 मामलों पर सुनवाई की गई। अनुकंपा समिति ने लोगों की नियुक्ति की अनुशंसा करने का निर्णय लिया। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने विलेज डेवलपमेंट प्लान की समीक्षा बैठक की। इस दौरान 50 सूचकों के आधार पर गुमला जिला अंतर्गत आदिम जनजातीय बाहुल्य ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने के लिए ग्रामवार प्लान तैयार करने का उपायुक्त ने निर्देश दिया। हजारीबाग के उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कल माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्रों में कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए किए गए उपायों के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षार्थियों की उपस्थिति, मूलभूत सुविधाओं का भी जायजा लिया। गढ़वा के उपायुक्त रमेश घोलप ने जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने 15वें वित्त आयोग से आवंटित राशि के उपयोग पर जोर दिया। बोकारो जिले के पिटरवार में गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। लोगों ने तालाब की सफाई की और सभी जल स्रोतों को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। सिमडेगा जिले में उपायुक्त ने खनन टास्क फोर्स की बैठक की। इस दौरान उन्होंने अवैध खनन पर सख्ती बरतने, अवैध शराब की बिक्री, मानव तस्करी और मंडल कारा की विधि व्यवस्था की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। राजधानी रांची के शालीमार बाजार के पास आज एक कार में अचानक आग लग गई।
घटना के बाद क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि उधर से गुजर रहे नगर निगम के टैंकर के पानी से तत्काल आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की तर्ज पर ताइक्वांडो सिखाओ बेटी बचाओ के संदेश के साथ कोडरमा में पहली राज्य स्तरीय वुमन ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तकरीबन 250 महिला प्रतिभागी हिस्सा ले रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो ताइक्वांडो पे मेन फोकस करी जा रही है, सरकार भी ये चीज देख रही है कि खेल के माध्यम से ही बहुत आगे बढ़ा जा सकता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, जॉब दोनों में आसानी से लिया जा सकता है। राज्य में ये पहला मौका है जब महिलाओं के लिए अलग से ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन एसपी कुमार गौरव ने किया और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर ताइक्वांडो संघ के महासचिव संजय शर्मा ने कहा कि आत्मरक्षा के साथ साथ कैरियर के लिए भी ताइक्वांडो बेहतर मार्ग साबित हो सकता है। इसमें मैक्सिमम रेफरी से लेकर सब कुछ हम लोगों ने महिलाओं का ही रखा, और ताकि महिलाएं और आगे जाएं और ताइक्वांडो में विश्व चैंपियन बने, ओलंपिक में जाएं, यही सपना है और इसी सपना को लेकर जेटी आगे चल रही है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के अलग अलग जिलों से आई महिला खिलाड़ी भी इस खास प्रतियोगिता को लेकर उत्साहित नजर आ रही हैं। अच्छा लग रहा है, खास करके गर्ल्स का हो रहा है, गर्ल्स को इतना सपोर्ट किया जा रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। पेरेंट्स तो जो बोले कि तुम लोग को जहाँ तक खेलना है, जितना खेलना है और जितना तुम लोग को जो भी जरूरत है, जिस भी चीज का खेल में या फिर किसी भी चीज का, तुम लोग को सपोर्ट करेंगे और जो भी पैसा का जो भी अगर कुछ होगा तो वो सब चीज में सपोर्ट करेंगे। इस प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ियों को न सिर्फ पुरस्कृत किया जाएगा बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना दमखम दिखाने का मौका मिल सकेगा। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा फूलो झानो आशीर्वाद योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ उठाकर वैसी महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ रही हैं जो कुछ वर्ष पहले तक हड़िया बेचने का काम करती थीं। रांची की रहने वाली जीतन देवी के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। घर की माली हालत अच्छी नहीं होने की वजह से जीतन देवी मन महसूस कर आज से कुछ वर्ष पहले तक सड़क के किनारे हड़िया बेचती थी। सरकार द्वारा चलाई गई फूलो झानो योजना का लाभ लेकर उन्होंने श्रृंगार के सामान की एक दुकान खोल ली है। बेटी और बहू का साथ मिलने से उन्हें इस काम में सम्मान के साथ आर्थिक उन्नति भी मिल रही है। हाड़ी दारू के छोड़ दिली और खेती बाड़ी करी ले, तो हाड़ी दारू करे के हमनी के नहीं अच्छा लागत रहे तो तनी मनी दुकान में लगा दिली, बकरी उकरी खरीद लिए तो वो भी बच्चा दे दिलक, तो अब छोड़ दिली। अब हाड़ी दारू बेचे कर दुकान कर ली तो अच्छा लागत है बढ़िया, तो वो बिजनेस छोड़ दिली हाड़ी दारू कर। क्या है दुकान में आपका? है श्रृंगार का है, जितना श्रृंगार कर लेडीज मन कर बेटी छुआ सब कर, खिलौना है, गिफ्ट आइटम है, फोकना है, का चूड़ी लठी सब है, बिंदी उंदी सब है कुछ है श्रृंगार वाला कर। कुमकुम देवी को इस बात की अधिक खुशी है कि उनकी सास जीतन देवी ने हड़िया बेचने जैसे छोटे काम से अब तौबा कर लिया है। योजना का लाभ उठाकर वे बकरी पालन और दुकान का संचालन एक साथ कर रही हैं। बहुत ही अंधविश्वास चला हुआ है, तो लोग जब बीमार पड़ते ना जाकर के ओझा भगत के। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को और 6 महीने के लिए दी मंजूरी। 80 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने अनुभव और विचार किए साझा। कई पहलुओं पर की चर्चा। राज्यपाल रमेश बैस 2 दिनों के नेतरहाट दौरे पर प्राकृतिक सौंदर्य का उठा रहे हैं लुत्फ। और
हाई लेवल कमेटी ने साहिबगंज मनिहारी LCT चित्रगंधा हादसे की जांच शुरू की। गंगा से निकाले गए 2 शव।